अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज की बैठक में, आज की मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं, उनके साथ गप लगाने के लिए कि जिनका बुनियादी तख्लीकी हवाला अफसाना है और अफसाने में उन्होंने नावल भी अभी रिसेंटली उनका आया है डिश्मा के नाम से। इसके अलावा मानी की तलाश अफसानों का एक मजमूआ, और मुझे याद पड़ता है कि 10-15 साल पहले का जो उनका एक अफसानवी मजमूआ था नर्क में नर्तकी, और इसके अलावा बहुत सारे अदबी हवाले हैं। और मेरी मुराद नैयर मुस्तफ़ा के साथ है। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़, मगर साज़ा है कि दोस्ती के साथ साथ जो बुनियादी रिश्ता है वो किताब से और लफ्ज़ से ताल्लुक़ है, और जिस ताल्लुक़ की बुनियाद पे ये रिश्ता जो है अब तक कायम दायम चला जा रहा है। आज इत्तफ़ाक़ से नैयर तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास, तो हमने कहा चलें एक छोटी सी गपशप हम करते हैं आपस में मिल के और उसको आपके साथ शेयर करते हैं। नैयर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, मैं पिछले दिनों दोस्तों से यही बात कर रहा था, जब भी अभी रिसेंटली जब भी आपके नावल ये जो डिश्मा जो है, फ़ेसबुक पे मैं इसके बारे में बहुत से रिव्यूज़ पढ़ रहा था, और इसी तरह ये जो माना की तलाश, इसके कुछ अफसानों के, मगर इसके रिव्यूज़ निस्बतन कम थे, डिश्मा के रिव्यूज़ ज़्यादा थे। बहुत ही मुख्तलिफ़ नौ किस्म के लोगों के तासुरात थे। इस पे हम ज़रा बात करते हैं। मगर एक चीज़ जो मेरे एक दो दोस्तों में कॉमन है, तो हमारे एक कॉमन दोस्त मुबशर मेहंदी, आप जानते हैं कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में से होते हुए, बहाउद्दीन ज़िक्रिया से होते हुए आखिरकार लेक्चरर भर्ती हुए और एक अरसे से बतौर उस्ताद अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरे दोस्त हैं आप, यानी हम तो वो थे कि जो बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आ गए। आपका आगाज़ हुआ मेडिकल से, नेशनल मेडिकल कॉलेज में, वहाँ बावजूद आप दूसरे या तीसरे साल में आप वहाँ से छोड़ आए। फिर आप चले गए बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, आया अपना इसमें मैस कम्युनिकेशन में, और फिर वहाँ से आप पहुँचे अपनी जुडिशरी के अंदर। अब ये एक मुसल्लस है। अच्छा, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि इस मुसल्लस में नैयर मुस्तफ़ा किस ज़ाविये पे खड़ा है, या उसका बोझ किस ज़ाविये पे ज़्यादा है, या कहीं वो सेंटर में का नुक्ता बना हुआ है, तो क्या यानी आपकी क्या इसमें राय होगी? बड़ा मज़ेदार सवाल है और मैं बड़ा इसको एंजॉय किया, और मुझे इसके ज़रिए खुद एक नया इंसाइट मिला चीज़ों को देखने का। अब नैयर मुस्तफ़ा जो साइंस स्टूडेंट था, जो मेडिकल कॉलेज में था, नैयर मुस्तफ़ा जो मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, सहाफ़त कर रहा था, और नैयर मुस्तफ़ा जो अभी एग्जेक्टिव में है या जुडिशरी में, मैं समझता हूँ कि ये तीनों किसी सतह पे, मतलब ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त या ज़्यादा अरसा इनके साथ गुज़रा, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज से पहले और अभी इस एग्जेक्टिव और जुडिशरी के ब्रिंक के ऊपर जो बुनियादी हवाला है, या जो असल में जो फ़र्द खड़ा इन तीनों अफराद को या इन तीनों वालों को देख रहे हैं, वो फिक्शन राइटर है। तो फिक्शन राइटिंग मेरी पहली मोहब्बत थी, और बदकिस्मती से हमारा समाज फिक्शन राइटिंग को काम नहीं मानता, और सिवाय मुस्तनसिफ हुसैन तारड़ साहब के हमें दूसरी मिसाल भी नहीं मिलती कि जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी, जो पूरी ज़िंदगी अपनी लिविंग फिक्शन के साथ गुजारी हो। तो मैं समझता हूँ ये सारे रोज़गार तलाश करने के, जीने के कुछ हवाले तलाश करने के वसीले थे, मगर असल करैक्टर जो खड़ा देख रहा है और जो इन तीनों हवालों या इन तीनों अफराद के तजर्बात से अखज़ कर रहा है, वो फिक्शन राइटर ही है। अच्छा, ये तो एक वो सवाल था जो बड़े बुनियादी भी था, मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं इस जवाब को फैलाना चाहता हूँ। बेसिकली आप मेडिकल कॉलेज में थे, ड्रामा आपकी मोहब्बत था। मैंने फेसबुक पे बहुत से क्लिप्स देखे हैं उस ज़माने के, और एक उस ज़माने का जो एक हीरो बनने का जो एक पूरा गानों के ऊपर अपनी वॉइस देना वगैरह वगैरह। मगर जब आपकी पहली किताब नर्क में नर्तकी आई, बेसिकली वो एक रद्द अमल था उस पूरे सिनेरियो के अंदर। वो कुछ ऐसे हालात थे जिसका आप शिकार हुए। तो मुझे तो लगता है कहानी, वैसे तो कहानी और ड्रामा बहरहाल एक ही चीज़ है,
मगर फॉर्म में तो आप ज़्यादातर ड्रामे में अपने आप को फिट नहीं करते थे बनिस्बत नावल की तरफ या अफसाने की नरेशन की तरफ आने के? नहीं आमिर भाई, नर्क में नृत्य की मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि जिस हवाले से उसको एक्नॉलेजमेंट मिली और आज तक मिली आ रही है, वो उसका रद्द अमल और उसका जो मज़ाहमत वाला पहलू है वो है। लेकिन नर्क में नृत्य की के जो इब्तदाई हिस्सा है वो 10 अफसाने हैं, और ये अफसाने वो थे जो मैं मेडिकल कॉलेज में आने से भी कहीं पहले से लिखने स्टार्ट किए हुए थे। तो वो ज़रा धीरे धीरे सफ़र चल रहा था। ड्रामा भी मैं समझता हूँ उसी राइटिंग के एक्सप्रेशन का एक वसीला था, क्योंकि वहाँ पर वो ऑडियंस अवेलेबल नहीं थी मेरे पास कि जो उस डायरेक्ट टेक्स्ट को जो मैं लिख रहा था उस तक मैं पहुँचा पाऊँ। तो उस ऑडियंस के साथ जो मुकालमा या मुखातबा करने का जो एक शौक़ था वो ड्रामे की शक्ल में उसने खुद को एग्जीक्यूट किया, कॉलेज में भी और इसके बाद यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी ओवर हुई और मैं अपने साथ बैठा और मैंने अपने साथ मुकालमा किया कि व्हाट टू डू, क्या करना है अब। अगर सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात की जाए, रोजी रोटी छोड़ दी जाए, तो क्या मैं थिएटर के साथ परसू करूं, क्या मैं राइटिंग करूं? अच्छा राइटिंग करूं तो कौन सी करूं, मैं कमर्शियल राइटिंग करूं या मैं वो राइटिंग करूं जो मैं करना चाहता हूं, या मैं सहाफ़त में जाऊं? तो जो आखिरी जवाब मेरे पास आया उस सारा, और मुझे पता था कि वो एक आई चूज़ राइटिंग, और वो वाली राइटिंग जो मैं लिखना चाहता था, जो उस तरह से शायद कमर्शियल नहीं थी, जिसका उस तरह से शायद रीच नहीं था। और उसके बाद अगले 10 साल मैं उस तरह से थिएटर नहीं कर पाया, मैं और आर्ट की किसी भी फॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं रह पाया। नहीं, लेकिन मैं राइटिंग के साथ अब इसमें देखिए ना कि उस किताब पे थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं, क्योंकि उस ज़माने में हमने भी उस किताब को देखा। और अच्छा, ये जो मज़ाहमत है ये एक रद्द अमल है। आम तौर पे हमारे यहाँ नाक़दीन इसको बड़ा एक नेगेटिव अंदाज में लेते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 60s के और 50s और 70s के जो हमारे नाक़दीन थे, उन्होंने को बड़ा उसको ब्रैकेट कर दिया था उस मज़ाहमत को एक ख़ास फ़िक्री तहरीक के साथ। मगर मुझे तो ये लगता है कि वो मज़ाहमत कहीं ढिश्मा में भी मौजूद है, वो कहीं कोलाज के रिपोर्ट्स के अंदर भी मौजूद है, तो वो तो कहीं ख़त्म नहीं हुई। वो जो एक बुलंद आहंगी थी, वो जो देखिए वो एक तजर्बा बन गया। वो जो मेडिकल कॉलेज के एक्सपीरियंसेस है वो ज़ात का तजर्बा बन गया, और वो ज़ात का तजर्बा बनने के बाद इससे पहले अगर कुछ मसाइल थे, मेरे समाज की अवेयरनेस नहीं थी, सीधा साधा साइंस का स्टूडेंट था, मसाइल थे तो वो कुछ इस नेचर के थे, लाइक मैं ये करना चाहता था और मुझे ये करना पड़ रहा है, और ज़िंदगी ऐसी क्यों है, और ज़िंदगी के मानी कैसे तलाश किए जाएं, और उसके सिरा मिलता है नहीं मिलता है वाला जैसे कुछ। लेकिन वो जो एक समाज की अवेयरनेस थी और समाजी रवैयों की एक्सपीरियंसेस थी, वो जो एक पूरा एक जो सोशियो कल्चरल और जो सोशियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, वो मुझे फिर उन तजर्बात से मेडिकल कॉलेज से एक्सपेल्शन के बाद व्हेन आई वाज ऑन क्रिस क्रॉस रोड्स, जब मैं वो जो एक बेतुके और वो एक ऐसे रास्तों पर था जो कहीं भी बाहर नहीं जाते थे, तो उस पुराने तजर्बे के साथ ये नए तजर्बात मिलके मुझे लगता है कि वो मिजाज का हिस्सा बन अच्छा, नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं उस मज़ाहमत को अगर एक स्टूडेंट की मज़ाहमत से थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, वो तबका जिससे आपका और मेरा ताल्लुक़ है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, ये कन्फ्यूजन तो दरहकीकत आपके अफसानों में या ये जो रद्द-ए-अमल था, जो बहुत हद तक कन्फ्यूजन भी था एक ज़ात की हद तक, वो तो एक तबकाती कन्फ्यूजन नहीं था बनिस्बत उस रद्द-ए-अमल के जो बज़ाहिर लगता था निश्तर का रद्द-ए-अमल है, मगर दर हकीकत शायद वो समाज का एक रद्द-ए-अमल था। जी वो था, लेकिन जब मैंने जिस लम्हे जिस वक्त इसको एक्सपीरियंस किया और लिखा, तो उस वक्त मैं इतना एक मैच्योर नहीं था कि मैं इसको ग्रैस्प कर पाता। उस वक्त तो मैं उसको एक वजूदी सतह पे देख पा रहा था बस, कि मैं इससे गुजर रहा हूँ, ठीक है, हेल इज अदर पीपल, ठीक है, वो जो सार्थर की एक लाइन है, मैं उस वक्त इस सतह से आगे इसको नहीं देख पा रहा था। जो अगले तजर्बात थे उनके ज़रिए कहीं मैं इसको समझ पाया। ये सारा प्रॉब्लम सिर्फ आप देखिए ना, इसको मेरा है थोड़ा सा दायरे को बढ़ाते जी बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आपकी एक स्टूडेंट लाइफ है, उसका एक रद्द-ए-अमल है, उससे हम एक तबके के ऊपर आते हैं जी। अब हम आते हैं अपने तबके के उन लोगों की तरफ जो इसी कन्फ्यूजन में तख्लीक कर रहे हैं, यानी आपकी जो जनरेशन के जो लोग थे जो मुल्तान में या लाहौर में या कहीं बैठ के वो लिख रहे थे। तो मैं जो कि हम आपसे थोड़े से पहले की जनरेशन के लोग हैं, तो हमें एक तासुर ये उभरता था
कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं ये सारे लोग, यानी इन्होंने अपनी कन्फ्यूजन को इतना तारी कर लिया है कि वो कन्फ्यूजन कोई तख्लीकी बनने की बजाय वो बजाते खुद एक रद्द-ए-अमल इस तरह बन गई है कि वो हर चीज़ की निगेशन पे उतर आए हैं। आमिर भाई, असल में ये वो चीज़ थी जो जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। हर एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के दरमियान हमेशा कहीं मुकालमा मिस हो जाता है। सिर्फ अगर इसको हम उर्दू अदब या उर्दू हमारे मकामी समाज के तनाजुर में देखें तो 20 का जो समाज था वो 30 और 40 के समाज से मुकालमा नहीं कर पा रहा था। डेफिनेटली 40 का जो समाज था 60 के समाज ने उसको रिबेल किया, और उसके बाद 80s 90s फिर उससे रिबेलियन थी, और हम आकर ज्वाइन करें कि 2000 में, तो हम कहीं चीज़ों के देखने के उन जावियों के जो हमसे पिछली जनरेशन के थे, कहीं हम उससे रिबेलियन कर रहे थे, और उस रिबेलियन के प्रोसेस में हम मुकालमा नहीं कर पा रहे थे। वो जुजियात ही एक दूसरे की नहीं खुल रही थी, हमसे पिछली नस्ल की जुजियात नहीं खुल रही थी, और जो हमसे पिछली नस्ल थी उन पर हमारी जुजियात नहीं खुल रही थी। उससे पिछली नस्ल में हमारे दरमियान एक बड़ा बुनियादी फ़र्क था। 80s की जनरेशन एक मार्शल लॉ के अगेंस्ट, एक क्लियर मटीरियल ग्रैस्पेबल मार्शल लॉ के अगेंस्ट खड़ी थी, और भले वो एक सख्त मार्शल लॉ था, लेकिन और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ट्रेड यूनियंस कम हो गई थी, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक वो कल्चर एग्जिस्ट करता था स्टडी सर्कल्स का। जहाँ से हमारी जनरेशन स्टार्ट कर रही है, हमारे पास इस तरह से वो मुकालमे, वो ट्रेड यूनियंस, वो ग्रुप्स नहीं थे कि जहाँ पर 30 35 40 लोग मिलकर एक मजमूई नैरेटिव बना पाते हो। हमारे यहाँ वो जितना भी एक फील था, जितना भी किसी वजूदी सतह पर हम उसको ग्रैस्प कर पा रहे थे, जितना शऊर तक ला पा रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत हद तक इनफरादी तजर्बा था। तो इसका बहुत ज़्यादा इनफरादी होना हमसे पिछली जनरेशन और हमारे दरमियान वो गैप, कहीं वो एक गैप क्रिएट कर रहा था। अच्छा, वो गैप तो अब हमसे पहले जनरेशन थी उनमें भी एक गैप था, मगर मेरे ख्याल है कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से इस गैप की शिद्दत ज़्यादा गहरी थी, जो हमारे और आपके बीच में जो 10 12 15 साल का जो एक गैप है, मे भी ऐसा हो। अच्छा, फिर आपके साथ जो लोग थे जो कहानी लिख रहे थे, मुल्तान में भी और मुल्तान से बाहर भी, उनकी कहानियों में भी कोई इसी तरह की सूरत हाल, हालांकि आपके साथ हमारी जनरेशन के अहमदीन तौसफ़ी वो मुकालमा करने वाला बंदा था, और आपकी जनरेशन से उसका एक ख़ास तरह का मुकालमा था। इवन कि हमसे जो पहले खालिद सईद साहब थे, वो आज भी आपसे और मुझसे उस मुकालमे की उसी एक रब्त के अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं। मुझे क्यों लगता है कि वो जो एक ख़ास तरह का एक तसलसल है, वो कहीं आपकी जनरेशन में आके वो टूटा है, और सिर्फ इसलिए टूटा है कि आप उस पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहते थे, यानी एक शऊरी सतह, यानी ये रद्द-ए-अमल एक शऊरी सतह भी थी, जो कि आपके अफसानों में, साहिर के अफसानों में, इवन कि और जो दूसरे लोग थे उनके अफसानों में हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम थोड़ा सा तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें तो वो अप टू द मार्क शायद नहीं भी थी, उनको एक गैर ज़रूरी पजीराई भी उसमें आई। नतीजा ये निकला कि जो हमारे यहाँ एक अदब आलिया का थोड़ा सा जो एक वो बैलेंस था, वो कहीं ये भी हो सकता है अदब आलिया भी क्लीशा हो, एक मेटा नैरेटिव हो। ठीक है, आपने एक्सपेंड कर दिया क्वेश्चन को। मैं अगेन बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, मैं आपके इसी पॉइंट से भी इसको नोट्स करूँगा। अदब आलिया एक क्लीशे है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बड़ी रिलेटिव टर्म है। आज अगर हम देखते हैं तो मंटो इज़ अ क्लासिक। साथ मंटो को हम ले लें, मंटो वॉज नॉट अ क्लासिक, मंटो वॉज पॉपुलर, ठीक है, इन 40s। अच्छा, अगर इसी तरह से हम देखते हैं वेस्टर्न पैराडाइम में देखते हैं, ये कुंडेरा या इसी दौर में मार्केस वगैरह, तो ये एक और इन्होंने अपने हैत से, अपनी फ़िज़ा से, अपने ज़माने से ये मुकालमा तो किया, लेकिन एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में किया,
और जब तक मैजिकल रियलिज्म को पजीराई नहीं मिली तो दोज वर ऑल मगर मसला देखे ना, हम लोगों ने अपने बचपन में एक मार्शल आर्ट देखा जो कि हमारी जवानी तक चला। आपने भी अपने एक नौमरी में एक मार्शल आर्ट देखा जो आपकी जवानी तक चला। जी, तजर्बा तकरीबन सेम है। जी, ये अलग बात है कि उस मार्शल आर्ट की नौइयत एक मजहबी थी या सेकुलर थी, वो इसको हम हटा दें, मगर सूरत हाल तो वही थी। बात पता क्या, मैं फिर कहूँगा आमिर भाई, यहाँ पे ना वो मुकालमे की कमी है। आपकी जनरेशन के रेडिकल लोगों ने, आपकी जनरेशन में सोचने वाले लोगों ने उस मार्शल आर्ट को रिएक्ट किया और अपने अंदाज में किया। हमारी जनरेशन ने भी इस मार्शल आर्ट को रिएक्ट किया। आपके पास अपने टूल्स थे, हमारे पास अपने टूल्स थे। मुझे याद है कि बैक इन 2007 अभी इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी के दिनों में हमने क्लियरली अपने डिक्टेटरशिप के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ हमने थिएटर किए और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे किए। अच्छा चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे नर्क में नर्तकी के बाद सिलसिला तो आपका चलता रहा, बीच में आ जाता है अब कोलाज। कोलाज भी आप समझें कि समल्स के वो भी एक तख्लीकी तजर्बा ही था ना, कि फोरम की कार्रवाइयाँ हैं, हफ्तावार इजलास है, वो आपकी छपती है, फिर दो या तीन कोलाज आपके जो हैं वो छपे थे। अच्छा, उस आर्ट्स फोरम के तजर्बे ने को आपने कैसे महसूस किया है? वन ऑफ द बेस्ट आई एवर हैड। आर्ट्स फोरम वो जगह है जहाँ जिसने मुझे कनेक्ट करने का मौका, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कनेक्ट करने का मौका दिया। इससे पहले का मसला यही था कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा वजूदी तजर्बे थे। यहाँ पर मुझे पिछली जनरेशन से और उससे पिछली जनरेशन, खालिद साहब वाली जनरेशन, उसके बाद आप वाली जनरेशन से मुकालमे का मौका मिला, सुनने को मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। और पहली दफ़ा वो अपने मैं से निकल के यहाँ पे जो भी तहरीर पेश की जाती थी, बेसिकली कोलाज का एक्सपीरियंस ये था कि जो भी तहरीर पेश की जा रही है जो कि मेरी नहीं है, मैं उस तहरीर के साथ टाइम बिताता था, उस पर की जाने वाली गुफ्तगू के साथ टाइम बिताता था। कोई नसर, कोई शायरी का कोई टुकड़ा पड़ा गया, कोई गज़ल है, कोई नज़्म है, मैं उसके साथ टाइम गुजारता था। और वो जब एक हफ़्ता गुजरता था और मैं पूरे एक हफ़्ते का वेट करता था कि कहीं वो मेरे अंदर से गुजर जाए, घूम फिर जाए, और आखिरी 2 घंटे में मैं उसको, ताकि वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो के अंदर के लिखा जाए। बिल्कुल। तो उन सब की तहरीरों के साथ जुड़कर मैंने कहीं अपने वजूद का इस्बात किया या अपने वजूद की बाजियाफ्त की। तो और फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखूं, उससे पहले या उसके बाद, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड सच काइंड ऑफ फ्रीडम जो मुझे वहां पे मिली। लाइक कुछ भी करने का मन है, आज डॉक्यूमेंट्री की एक शाम रख लेते हैं। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी से हम बुलवा रहे हैं कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो आ जाए, वो आ जाए। अच्छा, हम भी शॉर्ट मूवीज दिखा देंगे, कुछ कुछ बैनुल अक़वामी और कुछ भारतीय डॉक्यूमेंट्रीज दिखा देंगे, इस पे तनकीद करें, इस पे बात करें। अच्छा, आज प्ले का दिल कर रहा है, मोनोलॉग प्ले का दिल कर रहा है, तो किसी तहरीर के बजाय ड्रामा पेश कर दिया, उस पे तनकीद हो गई। यानी बेसिकली एक आज़ादी थी वहाँ पे, एक आज़ादी, किसी प्रेशर के बगैर। जी। और साथ है कि वो खालिद साहब का एक बहुत गहरा असर बुनियादी तौर पर वो, मैं इसको समझता हूँ, वो खालिद साहब का ही कल्चर था, उन्हीं का मिजाज था जो मुल्तान आर्ट्स फोरम के थ्रू, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी के थ्रू, सब जुल्फ की असीर हुए। तो वो साथ है कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे लिए भी वो थे, हैं, बल्कि आपके लिए भी हैं, और डेफिनेटली वो हमारे और आपके बाद जो भी जनरेशन होगी उनके लिए भी वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो है। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं हम इस ढिश्मा की तरफ, जिसकी एक किरत मैंने फोरम के ही इजलास में, जिसके 2 या 3 चैप्टर गालबन आपने पढ़े थे। अभी मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, 35-40 सफ़े जो है ना मैंने इसके पढ़े हैं, और इसमें कुछ बहुत से किरदार जो हैं, जिसमें हिटलर का भी आया है किरदार, इसमें गौतम का भी किरदार आया है, और साफ ज़रा कि बहुत सी चीज़ें बहुत रेलिवेंट मुझे लगी हैं, बहुत सी चीज़ों से अभी मैं उसे बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो बहुत से किरदार आए हैं और मुख्तलिफ नौ के किरदार हैं, कि सारे किरदारों को लेकर एक नावल में ढालने का जो ये ख़याल आता है, तो लगता नहीं कि यार ये तो बहुत भारी काम था,
इतने बड़े लोगों की चीज़ों को लेकर, क्योंकि हर बंदा एक बड़े पस मंज़र के साथ जो है, और मैंने जो इनमें से बधाई सफ़े पढ़े हैं तो हर बंदा अपने उस पस मंज़र के साथ बिहेव भी कर रहा है। मतलब हिटलर है तो वो एक फिक्शनाइज तो हुआ है, मगर बिहेव थोड़ा सा कहीं अपने पस मंज़र के साथ कर रहे हैं। गौतम जो है वो एक किरदार बना है, मगर बिहेव कहीं ना कहीं उसका एक पीछे से तसलसल जो है। तो इस सारों को समेटने का बुनियादी ख्याल कैसे आया, यानी कि इस कोई बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं था। एकेडेमिया के अंदर ये जितने भी नाम हैं, सही है, इनमें से अक्सर नाम बहुत ज़्यादा दोहराए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिनमें से मुमकिन है कि कुछ अपने अपने दौर के क्लीशे शक्ल में हो, लेकिन उनकी जो आज की शक्ल, हम सिर्फ इसी लम्हे में तो नहीं है। बिल्कुल, हम रह पाए या ना रह पाए, मगर हम मुख्तलिफ ज़मानों के लिए, हम कहीं हम माजी में, कहीं हम मुस्तकबिल में। तो ये जो हमारे किरदार थे जो अपने अपने दौर में क्लीशे शिकन भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब आज कहीं ना कहीं एकेडेमिया के थ्रू जिस तरह से हम तक पहुंच रहे हैं, ये कुछ क्लीशे बने हुए थे। और मैं जब इन कैरेक्टर्स को पढ़ा तो वो जो एक ब्लैक कॉमेडी जैसी सूरत हाल मैंने फेस की, फार्स, जिंदगी के साथ उनकी रेलेवेंस देखी। फिर ये कि जब ये आइडिया अपनी असल शक्ल में ओरिजिनेट हुआ था तो कैसा था। मतलब ये हम उस दौर में जी रहे हैं कि जो बुद्धिज़्म, जो कि सबसे ज़्यादा पीसफुल और पीसेस्ट किस्म का इज़म पाया जाता है, हम खबरें पढ़ रहे होते थे कि जी वो थाईलैंड में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। थाईलैंड जो कि एक बुद्ध स्टेट है, उस स्टेट के अंदर बदतरीन मार्शल आर्ट, मतलब वहाँ आंग सान सूची, बर्मा के अंदर आंग सान सूची जैसी लीडर जो है वो 15 साल कन्फाइनमेंट में रखी जाती है। सिर्फ आपको आपकी रंग नस्ल होने की बेस के ऊपर मारा जा रहा है। तो ये गौतम बुद्ध और उसका फलसफा तो एक मुख्तलिफ चीज़ थी, लेकिन ये गौतम बुद्ध जो मेरे दौर में जिंदा है, जो बजाते खुद एक महाबयानिया बन चुका है, और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ग्रामची जो एक और अंदाज में, जो एक मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, उसने उसको एक नए अंदाज में उसको इंटरप्रेट करके और अपने तौर पर कहीं ज़्यादा उसको कल्चर और आर्ट के साथ करीब लाने की कोशिश की, कि ज़िंदगी के साथ ज़्यादा जो जमालियात के ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की। मगर वही ग्रामची आज हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, या ग्रामची के फॉलोअर्स जिनके थ्रू ग्रामची जिंदा है, बिल्कुल, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उस अहद में जहां पर इससे ज्यादा ब्लैक कॉमेडी ऑलरेडी मौजूद है, मोदी की शक्ल में, ट्रंप की शक्ल में, तो आइडिया वाज दैट कि ये सब अगर कहीं एक जगह इकट्ठे हों और इनको हम आजाद छोड़ दें, मतलब प्लान वाज दैट, तो ये क्या करेंगे। और दिलचस्प बात ये हुई कि पहले 5-7 पेजेस तक तो मुझे पता था मैंने क्या करना है, कि मतलब वो ये सोचता है, वो ऐसे बिहेव करता है। शायद मैं जहां तक पहुंचा वहां तक ये प्लान चल रहा था, मगर देर के में टाइम जहां इन्होंने मुझे हैरान करना स्टार्ट कर दिया। कैरेक्टर्स ने जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, लाइक स्टोरी स्टार्ट होती है, रिश्मा स्टार्ट होता है, तो अपने एक फाशिस्ट एटीट्यूड के ऊपर कहीं ट्रंप और हिटलर, दोज आर एलाइज इन द स्टार्ट। मगर वो जहां पर मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल का नारा लगाता है एडवर्ड सैड, तो यकदम जो है ना उसको तो याद आ जाता है कि मैं आई एम नाजी। बिल्कुल, ठीक है, इधर छलांग लगा, तो इधर छलांग लगा के एडवर्ड सैद के साथ आके खड़ा हो जाता है। और एज ए राइटर मैं जब इसको लिख रहा था और जब ये लम्हा आया तो ये खुद मेरे लिए एक इंकशाफ था। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये करेक्टर ऐसे बिहेव करेगा, मतलब माइट भी कोई और इसको ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता, लेकिन मैं खुद इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद तो पूरा खेल स्टार्ट हो गया ना। मुझे नहीं पता, आई हैड अ डीप एंड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर बुद्ध and Buddhist philosophy. I have a deep respect for Voltaire. अच्छा, I have a deep respect for Gramsci. But मुझे नहीं पता लगा कि कब हिटलर ने और ये बुद्ध ने डिसाइड किया कि ये मिलकर जो है ना नए अंदाज में, ठीक है, हम निर्वाण तलाश करते हैं, और उस निर्वाण को तलाश करने के अमल में दोनों ज्यादा नाजी हो गए। तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, इस पे ना अब ये सारी सिचुएशन में जो एक बड़ी आयरनी पैदा होती है इसके अंदर, अब उसमें तो ये कि जो किरदार जिस अहद में था, या तो वो अपने उस अहद के मुताबिक परफॉर्म कर रहा था, वो ठीक जा रहा था। एक तासुर तो ये भी आता है कि वो शायद इररेलेवेंट हो गया कहीं आगे आके। बुद्ध भी आज कहीं इररेलेवेंट हो जाता है, हिटलर भी कहीं इररेलेवेंट हो जाता है, एडवर्ड सैद भी कहीं इररेलेवेंट हो जाता है।
या एक और सूरत भी तो हो सकती है कि वो अपने ज़माने में भी इररिलेवेंट हो। लेकिन अगर वो अपने ज़माने में इररिलेवेंट होते तो फिर बड़ा मुश्किल था कि वो हम तक आज पहुंचे होते। नहीं, अब देखिए ना कहीं कोई रेलेवेंस थी उनकी। रेलेवेंस तो डेफिनेटली, मगर देखिए ना वो तो जो भी था, मगर हम अगर यहाँ बैठ के इस ढिश्मा के तनाजुर में मैं जब इन किरदारों को सोचता हूँ उस पस मंज़र से हटा के, तो मुझे तो फिर ये लगता है कि यार ये कोई सच्चाई और झूठ और कोई नज़रिया और एक पूरी अकीदत और एहतराम और तो ये तो सारी चीज़ें बड़ी रिलेटिव तो हैं ही हैं, मगर ये फेक भी हैं। यानी अगर ये किरदार ज़मानों की जस्त भर के आज आता है और इररिलेवेंट नज़र आता है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अपने ज़माने में रेलेवेंट होगा? ये बेसिकली थीसिस तो बड़ा अच्छा है, एक बड़ा हाइपोथेसिस है, लेकिन अगेन कि यहाँ पे मेरा थीसिस यही है कि कभी तो कहीं रेलेवेंस थी। हमारी सच्चाई अब इस लम्हे से और इससे कि तो टेक्नोलॉजी फील्ड, हम तो अब साइबोर्ग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहीं दस्तक देने के वर्ष पे बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। थिंग्स आर वेरी रोबोटिक्स की दुनिया में हम जिंदा है, तो सच बदल चुके हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो कभी का सच जरूर था, ठीक है, जो जमानो मकान की जस्ट तय करते हुए बुद्ध को हम देख लेते हैं। बुद्ध के अपने टाइम पे रेलेवेंस, बुद्ध एक ऐसे समाज का फर्द था जो कास्ट सिस्टम, जो उस वक्त कास्ट सिस्टम से खौफनाक अंदाज में लदा फदा था, जहां पे देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड। वहां पे एक आदमी तबका उमरा के अंदर से क्लासलेसनेस का पैगाम लेके आता है, पीस का पैगाम लेके आता है, जंग का पैगाम लेके आता है और सारी चीजें शेड अवे करके बयान ले आता है। तो उसकी उस दौर में रेलेवेंस ये है कि इस पैगाम के जरिए उसने जंग डेफर की, उस दौर का ब्लड शेड डेफर किया, उस दौर का जो एग्जिस्टिंग क्लास सिस्टम था उसको कुछ वक्त के लिए सही डिले किया, मौखर किया और जीने का एक नया करीना दिया। अच्छा, अब एक मतलब अगर इसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने अपनी बीवी बच्चों को भी तो तन्हा छोड़ के निकल गया ना जी। और एक और एक इंसानी अलमिया तो कहीं ना कहीं, हाँ वो बहुत ही छोटी नौयत का था, वो कहीं पीछे तो मौजूद था ना वो। चले इसको भी हम छोड़ देते, चले जी बुद्ध भी हो गया, ये बड़े लोग थे, इन्होंने अपने ज़माने की उस नेक्सस को या उस मेटा नैरेटिव को या उस सिचुएशन को तोड़ने की कोशिश की। आज भी तो वही सिचुएशन ज़्यादा भयानक तरीके से मौजूद है, तबकात मौजूद हैं, क्लासेस मौजूद हैं, बल्कि आज तो वो ज़्यादा ताकतवर अंदाज में मौजूद हैं। तो फिर ये सारा उनका फ़लसफ़ा या इस अंदाज की वो इररिलेवेंट आज कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक में मूवी मुझे याद आ गई है इस लाइन से ना, अभी 2010 में एक मूवी आई थी मिस्टर नोबडी, और वो उसमें एक डाको ड्रामे का स्टाइल भी, वो मूवी 7-8 तरह के तजुर्बात। एक जगह आती है कि वो कहते इट हैज़ ऑलवेज बीन मैन वर्सेस वायरस। हाउ? वायरस जो है वो हर जनरेशन में खुद को म्यूटेट करके आ जाता है नया बन के, इंसान भी हर जनरेशन में खुद को नया करके आ जाता है म्यूटेट करके। और तो ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। अच्छा, नहीं, इंसानी अलमिया तो वही है, वो अलमिया जिससे आज की नस्ल या आज के टाइम पे के जो एक लोग जो मुतासिर हो रहे हैं, भूख, इफलास, ताकतवर और महकूम, इस्तेहसाल, माइट इज़ राइट वगैरह वगैरह वगैरह, जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की थी, जिसकी मार्क्स ने बात की होगी अपने 19वीं सदी में, ग्रामशी ने उससे पहले बात की होगी, या 2-2.5-3 हज़ार साल पहले बुद्ध ने बात की थी। तो कहीं एक नेगेटिव तासुर नहीं आता? मुझे कभी कभी लगता है कि आप वो जो एक सिंबल ऑफ फ्रीडम थे, सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थे, या सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस थे, वो लोग जिन्होंने अपने ज़माने के नेक्सस को तोड़ा, क्लीशों को तोड़ा, उनको अगर हम इस तरह ब्लैक कॉमेडी में लेके आएंगे तो क्या आप उस सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे कि जो सिस्टम के खिलाफ ये लोग थे? ये दो बड़ा दिलचस्प सवाल है और मैं इसको 2 सवालों में इसको तकसीम करके देखता हूँ। पहला तो ये कि आपने कहा कि अलमियत तो वही है, अलमियत तो वही है, रंग बदल लिया है, शक्ल बदल ली है।
किसी दौर के अंदर जो है वो ताकत डायरेक्टली असल्ट की जाती थी, आज मैन्युफैक्चर की जाती है। बड़े टूल्स हैं, मीडिया है, और एडवांस हो चुके हैं, वो घर घर तक पहुंच चुके हैं, और उसके अंदर फर्द को पूरी तरह से आगाही भी नहीं है, और इस अमल में उसकी कंसेंट विन कर ली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो टूल्स जो इस्तेमाल किए गए थे गुडविल के साथ और कभी रेलेवेंट भी थे, शायद वो टूल्स उस तरह से रेलेवेंट नहीं रहे। ये जो नई जंग है ये नए टूल्स के साथ होगी, और हर दौर के अंदर नई जंग नए टूल्स के साथ होती है। नहीं तो हमारे पास आज तक वो जो पहली जंग, पहला अलमिया तो आज भी वही है जो पहला अलमिया था, आज तक वही अलमिया दोहराया जा रहा है। लेकिन जंग हर दौर में शक्लें बदल के आती है, और उसके जरिए नए जंगजू हमारे सामने आते चले जाते हैं। तो इसकी रीजन यही है कि वो जो म्यूटेशन हो रही है ना, जो थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। पहला आमिर भाई, पहला तो ये हो गया। मगर एक चीज दरमियान में दूसरी बात देखो यार, अगर मोहब्बत का जज्बा 5000 साल पहले भी वही था जिसको आज हम फील कर रहे हैं, तो इसको मतलब बड़ा ओरिजिनल चीज थी। मैं इससे तो डिसएग्री नहीं कर रहा, मोहब्बत ओरिजिनल था, ओरिजिनल है, तो एक्सप्रेशन का फर्क बदल गया, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। मगर ये नहीं हुआ कि फ्री कैन बदल गए हों, या जो भी है एक सिलसिला मोहब्बत का एक जो एक हवाला है वो तो मौजूद है। मगर मैं कहता हूँ यार, अगर उस ज़माने की मोहब्बत आज रेलेवेंट है तो उस ज़माने के मसाइल आज रेलेवेंट क्यों नहीं है? नहीं आमिर भाई, मैं इससे तो डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मसाइल रेलेवेंट है, लेकिन उन मसाइल की जो मैकेनिज्म है और वो जिस तरह से वो क्रिएट किए जाते हैं वो बदल गया है, लिहाजा उनसे कम्बैट करने का तरीका हथियार बदलेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आप बता रहे थे, दूसरी बात आपने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्टीमेटली हम उन्हीं को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं मॉक करके या उसको एक ब्लैक कॉमेडी का इस्तारा बना के। नहीं आमिर भाई, एक अपने अहद की मज़ामती ताकत 150, 200, 300 साल गुजरने के बाद जब अगले अहद के ताकतवर के हाथ में आके इन्वर्ट हो जाती है, और वो खुद जो फर्द कभी किसी एक चीज के अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है, और मैं ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्रीज का पैरेबल है, उसके जो फॉलोअर हैं 200 साल बाद उसकी मुतजाद फलसफा बनाकर उसी के नाम से वो इस्तेसाल जारी रखते हैं। तो हमें बार बार चीजों को रुक के, ठहर के, थम के, और समटाइम्स तो उन इमेजेस को अटैक। इसके पाकिस्तान के पैराडाइम में देखें फैज साहब, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ और लेफ्ट के साथ, और वो जो लेफ्ट के जो एक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, किस तरह से उसका स्लोगन था और उसका मैनिफेस्टो था, आज कहाँ पढ़ा जाता है? जमीयत के बिल्कुल जलसों में, जो कि वो ताकत थी किसी दौर जिसके अगेंस्ट से लिखा गया। तो किया क्या? वो जो मुखालिफ जालिब साहब को वो पढ़ रहे हैं जिनके खिलाफ जालिब बोलते रहे हमेशा। तो हुआ ये कि अब आज, इसलिए मैं फैज को एक करैक्टर के तौर पे लेके, या अगर जालिब को एक करैक्टर के तौर पे लेके ब्लैक कॉमेडी बनाऊंगा, तो जो उनके साथ चीजें एसोसिएट की गई है ना, जो उनके साथ टैबो बना के फैज मेले के नाम पर कमर्शियलिज्म एक और अंदाज में हम पे सेट की जाती है। जैसे चे गुवेरा की तस्वीरें दुनिया की महंगी तरीन तस्वीरें हैं, टी शर्ट पे हो, टी शर्ट्स के ऊपर वो है ना डार्नो की मीडिया एज कल्चरल इंडस्ट्री, तो वो चे गुवेरा इज अ कल्चरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट नाउ। तो इस ब्लैक कॉमेडी के प्रोसेस में हम ये सारी, नंबर एक तो ये बेमानवियत आश्कार करेंगे, और स्टिल परसू करेंगे कि शायद लोग अहम नहीं है, शायद हम अहम नहीं, शायद ये अहम नहीं है। अच्छा, कोई भी अहम नहीं है। और आखिरी बात, अब बात शायद लंबी हो गई है आमिर भाई, मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ पे एक चीज। अगर रेजोल्यूशन देखें आप डिशमा की रेजोल्यूशन, अभी आप इसको पढ़ेंगे भी तो मैं इस पर इसलिए लंबी वो और वही डेडिकेशन भी है, और वो मुस्तकबिल के इंसान के नाम है, जिससे कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो जंग जब से जारी और इसकी जो बिद्दतें हैं, तो फ्यूचर मैन हम जैसा नहीं होगा, विल बी बेटर, ही विल बी बेटर, जो बेहतर अंदाज में स्ट्रेटेजाइज्ड होगा कि शायद इन चीज़ों को हरा पाए। तो वो स्टिल उसके अंदर वो जो एक, मैं समझता हूं कि जो एक होप का इस्तारा है, वो ये बता रहा है कि बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों का ही वो फलसफा जो कभी इनके साथ और रेलेवेंट था और इस पूरी जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो लोग नहीं रहे, ठीक है, वो नाम नहीं रहे, ये सब ब्लैक कॉमेडी, सब बेमानवियत बन गई है, मगर स्टिल वो मिशन या वो मैनिफेस्टो या वो ख्वाब या वो आदर्श भरल वो जिंदा है, ठीक है, और वो किसी और अंदाज में शायद, ठीक है, एक बेहतर अंदाज में शक्ल इख्तियार करके।
अच्छा, इसमें एक और भी था, यानी आखिरी में जो बात करना चाह रहा था कि ठीक है, मैं किसी सतह पे, मैं से मुराद है कि जो लिखने वाला हैं जैसे आप हैं और बहुत से लोग हैं, किसी सतह पे हम चीज़ों को निगेट करते हैं, टैबू कह के उन्हें, क्लीशा कह के उन्हें, एक ख़ास तरह का नेक्सस कह के, जो भी उसको नाम हम देते हैं, हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा एक मानना ये है, हो सकता है ये भी पुराने ये 6-7-80s वाली 70s वाली सोच हो, मेरा मानना ये है कि निगेशन जो है ये ऑल्टरनेट नहीं हो सकती किसी भी एक बड़े काम के लिए, कि नई तख्लीक के लिए। यानी मैं या आप या कोई भी, आप एडवर्ड सईद को, ग्रामशी को, बुद्ध को, XYZ कोई भी नाम है, ये तो आपके नॉवल के तनाजुर में बात, इसको हम थोड़ा सा और मैं निगेट तो करता हूँ। निगेशन मेरी इस हद तक ताकत तो है कि मैं इन्हें परे हटा देता हूँ कि भाई अब ये क्लीशे हो गए, ये मेटा नैरेटिव्स हैं, हम इसको नहीं मानते। मगर हमारा नैरेटिव क्या है वहाँ पे? क्या हम क्रिएटिवली इतना साउंड हैं, हमसे मुराद है कि लिखने वाले, कि एक उस तरह का एक नैरेटिव दें, भले वो आगे चल के मेटा नैरेटिव हो जाए। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन प्रेमचंद ने सोचा होता तो पहला उर्दू अफसाना ना आता, या यही क्वेश्चन अंगारे वालों ने सोचा होता तो अंगारे तहरीक शुरू ना होती, या इवन यही क्वेश्चन अनवर सदात ने सोचा होता। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास तो एक ऑल्टरनेटिव थॉट था ना, कि अगर हम ये चीज़ों को निगेट कर रहे हैं तो उसकी जगह ये नया दे रहे हैं। अगर अंगारे और सजाद ज़हीर ने वो पूरे टैबूस को तोड़ा था, जो 19वीं सदी का टैबूस था, तो उसके मुकाबले में उसने एक अपना नैरेटिव दिया जो एक बड़ा फिक्री रुझान बना, चाहे वो 20, 40, 50 साल बाद वो खुद एक मेटा नैरेटिव बन गया हो। तो हमारे, क्या आप समझते हो हमारे लिखने वालों में दाएं बाएं कुछ ऐसे पोटेंशियल हैं लोगों के अंदर कि जो अपना एक दे सकते हों, इस तरह का एक थॉट दे सकते हों, या एक चीज़ें ऐसे दे सकते हों? मेरा ख्याल है कि ये अहद, पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरह, ये अहद ना जुजियात बना रहा है अपनी। एक आपने एक दिलचस्प बात की थी गुफ्तगू के स्टार्ट में कि हमारी जनरेशन के बाद आने वाले बहुत सारे लोगों में यही ऑब्जर्व किया गया। अगर बहुत सारे लोगों में बैक वक्त एक ही चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है तो इसका मतलब ये कि वो अपने अहद की सेंसिटिविटी से, वो जैसा भी मर्जी अहद है, उस अहद की सेंसिटिविटी से चीज़ें डिराइव कर रहे हैं। तो ये मुकालमा जो जारी हो गया हुआ है एक नए अहद के अंदर, अपने अंदर भी और पुराने अहदों के साथ भी, तो ये नैरेटिव क्रिएट करेगा। और आपकी पिछली बात मैं पूरा करते हुए कि आपने कहा कि निगेशन इटसेल्फ कुछ नहीं करती। अब यहाँ पे ना मैं फिर, मुझे जब हैगल से मैं कंसल्ट करता हूँ ना, हैगल मुझे ये कहता है कि एक थीसिस है ना, ठीक है, अगर वो पढ़ा है, ठीक है, तो वो तो फिर जामिद होके गल चढ़ जाएगा। थीसिस को हर सूरत आगे एक एंटी थीसिस को जनरेट करना चाहिए, और थीसिस के अगेंस्ट एंटी थीसिस आएगा तो फिर सिंथेसिस होगा। फिर मुझे यहाँ से फिर वो वायरस और मिस्टर नोबडी याद आ गया कि इट्स ऑल म्यूटेशन के मसाइल, ठीक है, शदीद होके आ रहे हैं, ठीक है, जबर शदीद होके आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इंसान भी म्यूटेट होके, ठीक है, नए अंदाज में उसके लिए तैयार होके आ रहे हैं। बहरहाल अब वो नया इंसान कैसा होगा, ये सवाल तो शायद 50 साल पहले से शुरू हुआ था, हमारे ज़माने तक ये आ गया है कि उनके यहाँ तो अधूरे आदमी थे या कोई एक आदमी पूरा था। मगर हमारे इर्द गिर्द लिखने वालों में बहुत से लोग हैं जो पूरे कद्दोकामत और पूरे इंसान के साथ वो लिख रहे। अच्छा, आखिरी दो एक बातें, नए लिखने वालों में जो आपके साथ या आपके बाद के लोग, उनमें कोई ऐसे लोग आपके जहन में आते हैं जो अच्छा लिख रहे हों शायरी में या और अफसाने में और इसी तरह नस्र में? बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ, जो मुझे अपील कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के लोकेल में देखें तो मोहम्मद अब्बास इज़ वेरी मैच्योर और ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। साहिल शफीक इज़ वेरी क्रिएटिव, और वो एक बहुत ताकतवर किस्म की क्रिएटिव एनर्जी है जो उनके यहाँ ऑपरेट कर रही है। इसी तरह से
ये मैं अब अपनी एज ग्रुप के कई तनाजुर में, ठीक है, बिल्कुल, मैं भी वही इसको पूछना देख चाह पा रहा रहा हूँ। तो अपनी एज ग्रुप में इस वक्त ये 2 लोग हैं जो अपनी क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया नैयर, एक अच्छी गपशप लगी, मगर अभी थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तगू रिश्मा पे ये तशना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अभी चूँकि मैं पढ़ नहीं पाया था, ये समझें कि मेरी कोताही कह लें या जो भी कह लें, इस पे एक हम गुफ्तगू रखेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ। और ये चाय भी जनाब हमारे ये दोस्त ले आए हैं, हम सब मिलके दोस्त यहाँ चाय पीते हैं और इंशाल्लाह अगली बैठक में मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आपका। थैंक यू। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी गुफ्तगू जो शायद अब मुख्तसर नहीं रही है, ये आपने मुलाज़ा फरमाई और बहुत से सवालात मैंने नैयर से किए। कन्फ्यूजन की सूरत हाल में सवाल भी शायद बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं अब समझ रहा हूँ कि अब किसी अगली नशिस्त में ये कि बेहतर अंदाज में इनको एक सवालात की एक तरतीब के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और एक तफसीली मुलाकात के साथ। चाय आ गई है और इंशाल्लाह हम सब चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।